नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी भारी जहाजों या शिप को पहाड़ पर चढ़ते देखा है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है जो शिप सिर्फ पानी में चलने के लिए बनाया हो, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में किसी पहाड़ पर चढ़ जाए और दूसरी साइड जाकर पहाड़ से उतर के नीचे आ जाए? सुनने में ये शायद आपको नामुमकिन सा लगे, पर ये मुमकिन भी है और हकीकत में ऐसा होता भी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज FM की वीडियो में। जब पहाड़ी इलाकों में रोड नेटवर्क बिछाना होता है तो पहाड़ों को काट के उस पर रोड बनाए जाते हैं ताकि गाड़ियों को पहाड़ों में चढ़ने पर आसानी हो। ये चीज तब की जाती है जब या तो ट्रैफिक को पहाड़ पर किसी आबादी में पहुंचाने के लिए दिक्कत हो रही होती है, या पहाड़ के दोनों साइड के बसने वाले शहरों के बीच कोई लैंड कनेक्शन बनाना हो। जिस तरह हमें जमीनों पर रास्तों में शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही समंदर में कई ऐसे रास्ते हैं। शिप को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि इन दोनों का रास्ता एक शॉर्टकट से निकल सकता है। इसीलिए शिप को छोटे रास्ते मुहैया करवाने के लिए कैनाल बनाए जाते हैं। करीब 160 साल पहले तक चीन ने निकलने वाली शिप्स को यूरोप तक पहुंचने में साउथ चीन से होते हुए, बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से होते हुए मैडागास्कर, ये पूरा रास्ता तय करके यूरोप तक जाना पड़ता था। ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त तो ज्यादा लगता ही था, पर साथ में पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था। इस सफर को कम करने के लिए शिप्स के पास दूसरा ऑप्शन भी होता था, लेकिन वो रास्ता ईस्ट चीन से होते हुए रूस से बाईपास होके ईस्ट साइबेरियन से गुजरना पड़ता था। तुलना की जाए तो ये पूरा रास्ता 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी शिप ईस्ट चीन से तय किया गया रास्ता अवॉइड करती थी। इस रास्ते में मसला ये था कि साल में कई बार से ज्यादा यहाँ बर्फ जमी रहती थी और बर्फानी चीजें ऐसी होती हैं जिससे शिप हर हालत में बचना चाहती है। अब इस मसले को हल करने के लिए और शॉर्टकट बनाने के लिए 1859 में सुएज कनाल बनाया गया। 150 मीटर इस लंबे कनाल में बड़ी आसानी से अरेबियन सी को मेडिटेरेनियन सी से जा मिलाया। जो सफर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 24,000 किलोमीटर तक तय किया जाता था, वो अब इस सुएज कनाल के जरिए 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। सुएज कैनाल की कामयाबी देखकर अमेरिका में शिपिंग कंपनीज को एक इसी तरह की कैनाल की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ता था। लिहाजा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला कनेक्शन साउथ अमेरिका का लैंड कनेक्शन है, जहां ये पनामा मौजूद है। यहाँ भी एक कनाल बनाने का फैसला किया गया, जिसको आज पूरी दुनिया एक पनामा कैनाल के नाम से जानती है। लेकिन सुएज की तरह पनामा कैनाल बनाना कितना कठिन होगा, ये किसी को नहीं पता था। ये किसी के दिमाग में नहीं था। जहाँ सुएज में कैनाल को खोदना काफी आसान था, क्योंकि वहाँ का जमीन का लेवल समंदर के लेवल से चंद फीट ही ऊंचा था, क्योंकि वहाँ की जमीन भी रेतीली हुआ करती थी। वहीं पनामा के कैनाल को खोदना मुश्किल था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ के अंदर के ठोस पत्थर थे। ये कैनाल खोदने का मतलब ये था कि 500 मीटर ऊंचे पथरीले पहाड़ों को समंदर के लेवल तक डीप खोदा जाए। आखिरकार 1876 में फ्रांस की फ्रेंच कंपनी ने इसे बनाने का काम शुरू किया। वर्करों को न सिर्फ पहाड़ से भारी भारी पत्थरों को काटना पड़ता था, लेकिन उन्हें जंगलों के जहरीले जानवरों और जहरीले कीड़ों का भी सामना करना पड़ता था। अभी काम शुरू करे कुछ साल ही हुए थे। इसी के चलते वहाँ के मच्छरों ने उनको काटना शुरू कर दिया और इस वजह से वर्कर में अजीब बीमारी फूटने लगी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि एक एक करके मजदूर मरने लगे और ये मामला इस हद तक पहुंच गया कि 5,600 मजदूर इस बीमारी की वजह से मारे गए और इस वजह से फ्रांस की ये फ्रेंच कंपनी बैंक करप्ट हो गई और प्रोजेक्ट को छोड़ के उल्टे पांव भाग गई। साल 1904 में जब अमेरिकन यहाँ आए और उन्होंने पनामा कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की।
अमेरिकन्स जानते थे कि पहाड़ को खोदना एक इम्प्रैक्टिकल और बेवकूफ़ी भरा काम है, लिहाजा पहाड़ और सी लेवल का ये फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, जिसको आज हम गाटून लेक के नाम से जानते हैं। लेक के एक हिस्से तक कैनाल खोद के अटलांटिक ओशन तक लाया गया, जबकि दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी भी बाकी था। ये लेक पहाड़ों के बीच पानी को जमा करके बनाई गई थी। इसी वजह से ये सी लेवल से 80 फीट ऊंची थी, यानी अटलांटिक ओशन से या पैसिफिक ओशन से शिप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए 80 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि शिप कोई गाड़ी या सामान थोड़ी है जो उसे चढ़ाना पड़ेगा। इस काम को अंजाम देने के लिए लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसको वाटर स्टेयर्स भी कहा जाता है। शिप जब पहले लॉक या स्टेयर्स के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ड्रेन किया जाता है। जब पहले लॉक का लेवल समंदर के लेवल जितना हो जाता है तो लॉक को खोल दिया जाता है और शिप अब पहले लॉक के अंदर चली जाती है। ये काम एक टग बोट या टग ट्रेन के जरिए किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाल दिया जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है तब बीच का गेट खोल दिया जाता है, तो शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और इसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद कर दिया जाता है। इस तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में बराबर हो जाता है और जब सेकेंड लॉक का वाटर लेवल गाटून लेक के लेवल से मैच हो जाता है तो तब तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसी ही शिप गाटून लेक में तैरना शुरू कर देती है। तकरीबन 30 किलोमीटर छोटी लेक को पार करने के बाद अब एक बार फिर से लॉक का ये सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप को ऊपर चढ़ाया जाता है उसी तरीके से शिप को नीचे उतार भी दिया जाता है और शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम शुरू किया और आखिरकार 1914 में उसने नहर का काम पूरा कर दिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने इस नहर को बनाने का काम तय समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया था। इस नहर को बनाने का काम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और आगे आपको ऐसी ही जानकारी से भरी कैसी वीडियोस चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।